नमस्कार, यूसिन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है जिसे हम कहते हैं पैंडेमिक, और इस पैंडेमिक के तहत कोविड-19 की बात होती है हर जगह। कोविड-19 से एसोसिएटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स उठने लगे, जैसे कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। आजकल वाइट फंगस की भी बातें होने लगी है और धीरे धीरे येलो फंगस की भी बात होने लगी है, और कहते हैं कि ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कोविड के कारण। तो ये क्या एग्जैक्टली क्या है, वैक्सीन क्या चीज़ है और मेडिसिन का क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हमने इस वर्चुअल इंटरव्यू में स्वागत किया इनका, डॉक्टर एन के रिजवान, और साथ साथ में रहेंगे डॉक्टर ख्वाजा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इफ़ आई कुड स्टार्ट विथ कॉमेंट है सर, कोविड हो गया, कोविड की बात बहुत पुरानी हो गई है। 2 साल में दुनिया के अनपढ़ लोग भी इसके बारे में बात करने लगे, ज्ञान देने लगे। तो कोविड के जो साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे हैं उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम। कोविड का आपने भी कहा है कि कोविड हो गया, सारी दुनिया जान रही है। लेकिन अब हम यहाँ पर भी देखें कि नागपुर में भी स्थिति ऐसी अंदर नियंत्रण में आ गई है। लेकिन कुछ कुछ आजकल कोविड के जो साइड इफेक्ट बोलिए या कॉम्प्लिकेशन बोलिए, उसमें सबसे ऊपर ब्लैक फंगस चल रहा है, म्यूकोमाइकोसिस जिसको बताया जा रहा है। उसका अभी बहुत रिमर्स भी चल रही है, लोग बहुत खौफजदा समझे जा रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। तो आज तो सबसे ऊपर लेवल पर यही समझिए कि फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस वगैरह वगैरह वही चल रहा है ज्यादातर, इसके कॉम्प्लिकेशन। उसके कारण भी यही बताए जा रहे हैं कि हमने ये देखा है कि जब कोरोना बहुत चल रहा था तो उस वक्त लोग खौफजदा थे और घर पर रह रहे थे, और रिलेटिव्स की तरफ से व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में जो मेडिसिन, हालांकि होना ये चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर नोज बेटर व्हाट टू प्रिस्क्राइब, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर द कोरोना। बट हुआ ये है कि व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर देखकर लोगों ने बहुत सारी मेडिसिन को कंज्यूम किया है, और उसमें ये भी बीच में पोस्ट चली थी कि रेमडेसिविर से ज्यादा पावरफुल डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड है। तो स्टेरॉइड को ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से इम्यूनिटी सप्रेस हुई है, और इम्यूनिटी जब सप्रेस होती है तो जरा सा भी इन्फेक्शन रहा तो बहुत बड़ा खुलकर ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो उसके नतीजे में इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से ये फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं, वरना पहले भी फंगस होता था लेकिन इतने केसेस नहीं होते। जी, आपने एक सही बात कहा कि जैसे पहले भी फंगस हुआ करता था और उसके भी कुछ परिणाम हो सकते थे, लेकिन हो सकता है तब हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा अधिक होने के कारण वो कोविड पेशेंट्स इसको कैसे जैसे सह लेते थे, लेकिन अब ये ज़रा इम्यूनिटी पावर को भी लेकर बातें होने लगी। तो मैं रिजवान सर से जानना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी पावर का ये जो फंगस के साथ क्या नाता होता है। जी जी, एग्जैक्टली। तो देखिए, फंगस जनरली पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे है, लेकिन हो रहा यह है कि कोविड-19 में जो एक्सेसिव यूज है स्टेरॉइड का, अब हम उसको एक्सेसिव यूज कह सकते हैं, उसकी वजह से जो इम्यूनिटी है पेशेंट्स की वो डाउन हो रही है। अब जनरली आम हालात में जब कोविड के हालात नहीं थे तो फंगस तो था, लेकिन लोग इतने भयंकर तरीके से स्टेरॉइड से एक्सपोज नहीं थे। तो बहुत ज्यादा स्टेरॉइड होने की वजह से हो रहा है कि इम्यूनिटी डाउन हो रही है, और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से जो नेचुरल स्पोर्स हैं, हवा में हैं या आपके एसी डक्ट से चले आते हैं वगैरह, तो वो फिर आपके यहाँ लोकलाइज हो जा रहे हैं और आपकी बॉडी उससे लड़ नहीं पा रही है, क्योंकि स्टेरॉइड से आपने उसको पहले ही नीचे कर दिया है। अब स्टेरॉइड क्यों देते हैं कोविड-19 में? जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 में जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, यानी हमारी बॉडी खुद हमारे खिलाफ ही काम करने लगती है ना, उसको कम करने के लिए, उस साइटोकाइन स्टॉर्म को लो रखने के लिए या खत्म करने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये समझ लीजिए, एक तरफ कुआं हो जाता है, एक तरफ खाई हो जाती है जी। तो एसेंशियली इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ये फंगस। जी सर, डायग्नोसिस के कुछ टेस्ट होते हैं और वो डायग्नोसिस के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट कितना सीवियर है, इसको एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं, या वेंटिलेटर की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये सब उसके बेसिस पर ही तय होता है। तो डायग्नोसिस का मूल मंत्र क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि हाउ डू यू सेग्रीगेट दिस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स? डायग्नोसिस में तो सबसे पहला टेस्ट तो अब देखा जाए कि बेसिकली आरटीपीसीआर की वजह से डायग्नोस होता है कि पेशेंट कोविड के लिए निगेटिव है या पॉजिटिव। अब कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे केसेस आरटीपीसीआर में पॉजिटिव तो आते हैं,
लेकिन उनके सिम्टम्स नहीं होते। जिस तरह से अभी रिजवान से का सर ने कहा कि इम्यूनिटी अगर किसकी स्ट्रांग रही, वो पॉजिटिव होने के बाद भी सिम्टम्स नहीं देता। लेकिन इम्यूनिटी जब सप्रेस हो जाती है 4 5 6 दिन 7 दिन के बाद, फीवर का स्पेन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद वो इन्फेक्शन थ्रोट से लेकर लंग्स में जब पहुंचता है, लंग्स को जब डैमेज करता है, लंग्स में जब HRCT निकालते हैं, उसका स्कोर जब 16 से 25 तक के बढ़ जाता है, तो वो ऐसी सीवियरिटी में वो पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है और फिर वो सिम्टम्स भी देता है, सेचुरेशन डाउन होने लगता है। तो उसके बाद में फिर वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कहानी शुरू होती है। जी। तो शुरू का तो ये रहेगा कि RT-PCR रहेगा, उसके बाद में कंफर्मेशन के लिए HRCT रहेगा, उसका HRCT कराने के बाद में लंग्स की क्या पोजीशन है वो हमारे सामने आ जाएगी। जी, जी। और फिर ब्लड के टेस्ट भी होते हैं, फेरिटिन, डी डाइमर, LDH होता है, CRP होता है, CBC वगैरह। इन टेस्ट की वजह से हेल्प लेकर हम पता चला सकते हैं कि पॉजिटिव तो आ गया है, लेकिन ब्लड में उसकी क्या पोजीशन। जी सर, कई सारे टेस्ट की जाती है, जैसे RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट है, HRCT है, या फिर बाद में RT-PCR है, ये सब टेस्ट है। तो ऑथेंटिसिटी किस बेसिस पर तय की जाती है कि ये ऑथेंटिक टेस्ट है या नहीं? रैपिड एंटीजन टेस्ट थोड़ा उसकी एफिकेसी, इतना एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन RT-PCR में भी 70% उसके बारे में एश्योरेंस कर सकते हैं कि सही, लेकिन 30% का उसमें भी शक की गुंजाइश है कि वो कभी कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव आने के बाद में भी निगेटिव पेशेंट हो सकता है, और जो निगेटिव है उसका भी पॉजिटिव आ सकता है। 30% का उसमें मार्जिन है, लेकिन RT-PCR का 70% तक ये कहा जा सकता है कि उसकी रीडिंग जो है वो उसमें एक्यूरेसी है। RT-PCR की बात की सर अपने उसके बैकअप के लिए फिर बाकी दूसरे जो टेस्ट रहते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपके ब्लड रिपोर्ट में लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल का रेशो बिगड़ा है और उसमें ल्यूकोसाइट की काउंट डाउन हो जा रही है, प्लेटलेट्स डाउन आ रहे हैं, फिर CRP बढ़ के आ रहा है, तो ये चीजों को सबको मिलाकर देखने के बाद में फिर वो कंक्लूजन होता है कि इसको कितना इन्फेक्शन है और क्या है या नहीं। जी सर, आप जनरल फिजिशियन हो, एक MD क्वालिफिकेशन से आपके पास, किस बेसिस पर मेडिसिन सेलेक्ट किया जाता है, किस बेसिस पर सेलेक्ट किया जाता है? मैंने अभी यही कहा कि जैसे पेशेंट जो रिफ्लेक्ट करता है सिम्टम्स, एक्चुअली सिम्टम्स जो होते हैं वो बॉडी का क्राई रहता है, आपको अट्रैक्ट करते हैं कि देखो कुछ करो बॉडी के लिए। तो वो सिम्टम्स जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। बेसिकली अगर हम वायरल डिजीज लेकर चल रहे हैं कोरोना को, तो बेसिक में स्टार्ट में जैसे ही गाइडलाइंस ये थी WHO की और हेल्थ मिनिस्ट्री की कि जैसे ही इन दिनों में फीवर और थ्रोट का कुछ ऐसा लगता है, तो RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन और पैरासीटामोल वगैरह ये स्टार्ट कर देना चाहिए। और जब तक की रिपोर्ट आती है और अगर उसमें पॉजिटिव आता है, तो उसके बाद में आज इस स्पेन में सेकंड वेव में और फर्स्ट वेव में हमने ये देखा है कि फेविपिराविर जो मेडिसिन है, फेविपिराविर, वो बहुत ही इफेक्टिव रही है, अभी तक के भी है। और उसके बाद में अगर सीवियरिटी पे जाता है तो वो रेमडेसिविर पे जाता है, लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, पैरासीटामोल और फेविपिराविर पे सिम्टम्स को देखते हुए वो कर देना पड़ता है। अगर फिर ब्रोंका सेचुरेशन डाउन हो रहा है तो ब्रोंकोडायलिसिस वगैरह उसमें ऐड कर सकते हैं। सर, मतलब इन शॉर्ट आपका कहना है कि आप डोंट वेट फॉर द रिपोर्ट, आप स्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उस बेसिस पर उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। हाँ, रिपोर्ट के साथ कुछ कुछ अंदाज भी रहते हैं ना, एक डॉक्टर है बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, तो कम से कम उसको अंदाज तो हो ही जाते हैं कि ये पेशेंट उस तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके आधार पर उसके टेस्ट के आने तक वेट नहीं किया जा सकता है, उसके आधार पर कुछ बेसिक जो मेडिसिन है वो शुरू की जा सकती है। जी रिजवान सर, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूं और जानना चाहता हूं आपसे कि रेमडेसिविर जो है, जो ब्लैक मार्केट में करीब 50,000 के पास उसकी कीमत गई थी, तो ये सब लेने के बाद में अचानक ये डिसाइड हुआ कि स्टेरॉइड्स है उसके अंदर, तो स्टेरॉइड के कारण इम्यूनिटी पावर आपकी कम हो रही है, तो क्या बिफोर हैंड इसकी जानकारी नहीं थी? देखिए, रेमडेसिविर बेसिकली एक रेट्रोवायरल रेप्लिकेशन को रोकने वाला ड्रग है, यानी जो वायरस 2 से 4, 4 से 8 होता है, उसको रोकने वाला ड्रग। जी। आपको ये समझना चाहिए कि चूंकि वायरस बिल्कुल नया था अपनी पैथोजेनिसिटी के हिसाब से, वायरस कोरोना वायरस पहले भी थे, लेकिन पैथोजेनिसिटी के हिसाब से वायरस नया था। इस वजह से जो इनिशियल रिकमेंडेशंस आई कि रेमडेसिविर का अच्छा रिजल्ट है, तो लोगों ने उसको किया। लेकिन बाद में ये पता चला कि किडनी पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। तो देखिए, एलोपैथिक बेसिक सिस्टम पे काम करती है कि अगर नुकसान के मुकाबले में फायदा ज्यादा होगा तो दवाई दी जाएगी, यानी दवा खिलाई भी जाएगी और खाई भी जाएगी या दी जाएगी। लेकिन अगर जब ये पता चल जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे पता चला साल भर में
कि रेमडेसिविर से उतना ज्यादा समझ लीजिए इफेक्ट नहीं है जितना समझ रहे थे। जब इनिशियल इन्फेक्शन डिटेक्ट हो उसके फौरन बाद अगर रेमडेसिविर लगा दिया जाए तो कुछ ना कुछ ऐसी स्टडीज हैं लिटरेचर में जो बता रही है कि अच्छा इम्पैक्ट आता है। लेकिन असेंशियली जब एक बार इन्फेक्शन डोमिनेंट हो गया और एचआरसीटी स्कोर बढ़ गए या एक सब्सटेंशियल इन्फेक्शन का रेट आ चुका है तो उसके बाद रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं था। तो इसलिए लोगों ने समझा कि ज्यादा बेहतर यह है कि इसको जो है उस सूची से या उससे निकाल जी रोल आउट वापस कर लिया जाए। जी जी जी। अन्य टैबलेट्स की बात करें जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन है या फिर उसमें रिटोनेवार है या फिर और एक है लोपिनेवार। लोपिनावीर और रिटोनावीर हाँ, ये हमारे पास में पहले से भी HIV वायरस के लिए मेडिसिन रही है। हाँ। लेकिन सबसे पहले तो ये दोनों मेडिसिन और उसके साथ में HCQS हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट जिसे कहा गया, तो फर्स्ट जब तक के फेविपिराविर इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तब तक के ये गाइडलाइंस इसके लिए आई थी रिकमेंड। लेकिन जैसे ही फेविपिराविर आई वो बहुत ही उसकी अच्छी एफिकेसी भी रही और अवेलेबिलिटी भी रही है और उसने काम किया। तो वो मेडिसिन पहले से थी लेकिन कोरोना में ये ज्यादा रिकमेंड की गई और इसने अच्छा रिजल्ट भी आए इसमें। एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, हम आप में से कोई भी आंसर कर सकता है इसको कि सुना था, ये कहाँ तक राइट है, ऑथेंटिक है, आप लोग वेरीफाई करोगे इसको, कि ऑक्सीजन जिनको दिया गया था हॉस्पिटल में तो उनको ज़्यादा म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स दिखे और बाद में उनको वो बीमारी लग गई। तो ऑक्सीजन में सिर्फ प्लेन ऑक्सीजन से कुछ होता नहीं, लेकिन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो है उसके कारण ये सब म्यूकरमाइकोसिस बढ़ने लगा है। कहाँ तक सही है? मेरे हिसाब से ये हाफ ट्रुथ आप कह सकते हैं इसको, कंप्लीट ट्रुथ नहीं है ये। देखिए जो एसी डक्ट आपके हॉस्पिटल्स में लगा हुआ है वो एसी डक्ट में भी म्यूकरमाइकोसिस के स्कोर पाए गए हैं, स्टडीज है वैसी भी। तो सिर्फ ऑक्सीजन से ही पहुंच रहा है ये मुकम्मल तौर पे सही नहीं है, हाफ ट्रुथ है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन में ये होता है जनरली, आप सब लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसमें पढ़ लिया होगा ये, कि जनरली जो वाटर है वो डिस्टिल वाटर इस्तेमाल नहीं होता, टैप वाटर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें ऑलरेडी स्पोर्स हैं, फंगस है। लेकिन चूंकि हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी सही होती है, इसलिए हमको कुछ नहीं होता आम दिनों में। लेकिन जब वही ह्यूमिडिफाइड वाटर में से आपके स्पोर एक इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट में चले जाते हैं तब जाहिर सी बात है कि वो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन ये समझना कि सिर्फ ऑक्सीजन के इस्तेमाल से हुआ, ये हाफ ट्रूथ है मेरे हिसाब से। पूरा ट्रूथ ये है कि आपके एसी के डक्ट, आपके जमीन पे पड़े हुए या आजू बाजू आपके पड़ोस में अगर कुछ सब्जियां सड़ रही हो तो उसके थ्रू भी वो स्पोर्स हवा में आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो एसी के थ्रू फिर आपके डक्ट के थ्रू आपके कमरे में या आपके पेशेंट के आसपास वो स्पोर आ जाते हैं। हमारे स्टूडियो के रिपोर्टर्स जो है जब बाहर कवरेज के लिए जाते थे, न्यूज़ के कवरेज के लिए, तो उस समय उनको पता चला कि कई सारे लोग इस वहम में है कि मेरे 2 डोजेस हो गए वैक्सीन के, अब मुझे कोविड नहीं हो सकता। क्या ये सही है? ये पार्टली सही है। हम ये समझते हैं कि कोविड के 2 जी और मैं इसीलिए मैं ये बहुत इसको एम्फेसिस करके अपने वीडियोस में भी और बहुत कंसिस्टेंटली मुझे लोग बुला रहे हैं लेक्चर्स के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझना कि वैक्सीन लगा लेने से कुछ भी नहीं होता ये भी गलत है, और ये समझ लेना कि अब 2 डोज हो गए अब कुछ नहीं होगा ये भी गलत है। अच्छा, लेकिन ये कब तक? हम ये समझते हैं कि जब सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपुल वैक्सीनेट हो जाएंगे तब तक ये एहतियात, ये मास्क, ये दूरी ये बनाए रखना है। ये भी गलत बात है जो लोग फैला रहे हैं कि वैक्सीनेशन से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सब तो करना ही पड़ेगा। नहीं, जब तक सब्सटेंशियल वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक ये सारे चेक इन बैलेंसेस प्लेस्ड हैं। ये हमको दूरी बनाए रखना है, मास्क लगाना है, कब तक? जब तक एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपुल वैक्सीनेट नहीं होगा। इसी के साथ मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं कि अगर जिन लोगों को 2 डोजेस के बाद इंफेक्शन हो भी रहा है तो यहां ये बात समझने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन लगा करके इंफेक्शन होना और इंफेक्शन होकर के सीवियरिटी की तरफ जाना 2 अलग अलग चीजें। अगर आपके 2 वैक्सीन के डोज हो गए हैं तो 100% प्रोटेक्शन है कि आपको हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। 100% प्रोटेक्शन नहीं है कि आपको जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन तक आप नहीं जाएंगे, थोड़ी बहुत तबीयत खराब होगी फिर आप ठीक ठाक होकर इंशाल्लाह घर आ जाएंगे। तो ये बात हमको तमाम मासेस तक पहुंचानी है, और मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा, जो भी हमारे लोग इसको सुन रहे हैं, वैक्सीनेट आप कीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से आपकी सीवियरिटी कम होने की 100% गारंटी है। ये हो सकता है कि 2 डोज के बाद भी आप पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन ये नहीं होगा कि पॉजिटिव होकर मर जाएं। वो तो खैर मौत हम जैसा मानते हैं कि भाई वो तो ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स बता रही है वो ये है कि 2 डोजेस के बाद इवन दो कि आप इन्फेक्टेड होंगे, आपकी डेथ नहीं होगी होपफुली। जी, मतलब आपका कहना है कि हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप हो जाती है? ज्यादा सही लफ्जों में हमने अपने इम्यून सिस्टम को एजुकेट कर देते हैं, ये ज्यादा सही है
कि अब जो वायरस के जो हमने जैसे समझ लीजिए कोवैक्सीन बनाई हमने इंडिया में भारत बायोटेक ने, तो उन्होंने क्या किया है, एक इनएक्टिवेटेड वायरस है वो, यानी उसमें बीमारी पैदा करने की क्षमता खत्म की जा चुकी है। उस वायरस को वैक्सीन के जरिए से हमारे बॉडी में डाला जाता है। हमारी बॉडी ये समझती है कि हमको इन्फेक्शन हो गया है, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है, हमारे सेल प्राइम हो जाते हैं। इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम को प्राइम करना। अब हमारे इम्यून सिस्टम को जब अगली बार जो एक्चुअल वायरस आता है, तो हमको ये पता लगता है, हमारी बॉडी जानती है कि अरे इससे तो मैं लड़ चुकी हूँ, ठीक है, तो वो लड़ना शुरू कर देती है और आप इन्फेक्टेड नहीं होते। यही बेसिक वैक्सीन का समझ लीजिए, वो बेसिक प्रिंसिपल है तो सर। हम ये समझ, जी बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसलिए ये बात है कि हमारे इम्यून सिस्टम को एजुकेट करते हैं, प्राइम करते हैं, रादर देन बूस्ट करते हैं। जी सर। और फिर भी जिंदगी और मौत, तभी रिजवान सर ने कहा कि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है। एक बहुत फेमस डायलॉग है इसके साथ में जी जी कि जी इसे तुम बदल सकते हो ना मैं, हम तब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बनी वाह, है, बढ़िया। कौन कब कैसे उठेगा। आप डॉक्टरों के मुंह से शायरी भी अच्छी लगती है कभी कभी। सर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं और वो है वैक्सीन। मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज़ वैक्सीन, एक, और सेकंड, बिना क्लिनिकल ट्रायल्स के सक्सेस के या टाइम पीरियड को कवर करते हुए फटाफट मार्केट में वैक्सीन आने लग गए, चाहे वो रशिया के हो या इंडिया के हो या कहीं के भी हो, और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या रह जाती है जब आपने सफिशेंट क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए हो? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दो चीजें हैं। देखिए, एक तो एक एंटी वैक्सर लॉबी है जो पूरी तरीके से बोलती है कि वैक्सीन ठीक नहीं है, और एक तरह का मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और माल इन्फॉर्मेशन, तीनों टाइप के इन्फॉर्मेशन आपको अभी पब्लिक डोमेन में इसमें मिलेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं और इसको पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि वैक्सीन जो जल्दी बनी है उसकी वजह ये नहीं थी कि पहले से कुछ नहीं था। देखिए, सार्स कोवी टू क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नोवेल वायरस है ना, कोविड-2 है, ठीक है। अब इससे पहले मर्स है ना, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी, मिडल ईस्ट का, हाँ। और उससे जी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जी मर्स होता, MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये। और उससे भी पहले सार्स वायरस है तो 1970s से हमारे समझ लीजिए साइंटिफिक इकोसिस्टम में आ चुके हैं। तो पहले से रिसर्च डेटा बहुत कुछ मौजूद था, बहुत सारी कंपनी पहले से काम कर रही थी सार्स वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। अब ये सार्स कोविड-2 है, इसलिए एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो हाई थ्रूपुट कंप्यूटेशन जिसको मैं कहता हूं, हाई थ्रूपुट कंप्यूटेशन की वजह से जीनोम एक्विजिशन यानी वायरस का जेनेटिक मेकअप वो सब आसान से पता चल गया। पहले जिसको 2 साल लगते थे, यहाँ 3 दिन के अंदर आप बता सकते हैं कि वायरस का जेनेटिक मेकअप क्या है। ये दो चीज। तीसरी ये कि इम्यूनो वैक्सीनोलॉजी जिसको हम कहते हैं, इम्यूनोलॉजी, इसमें इतनी जबरदस्त तरक्की हुई है पिछले 20 साल में, इस वजह से ये पॉसिबल हो सका कि कम से कम हम कैंडिडेट डिसाइड कर लें। ये कहना कि इसके ट्रायल नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये इसमें अब हमको समझ लेना चाहिए कि पूरी तरीके से ट्रायल हुए हैं और कोई भी समझ लीजिए ऐसा बाईपास नहीं किया गया। 60-60 हजार के ट्रायल के रिसर्च पेपर मेरे कंप्यूटर पे है, आप लोग जो चाहें उसको देख सकते हैं। तो इतने बड़े ट्रायल्स हो चुके हैं और उसके बाद पूरी एफिकेसी के डेटा के अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है। और अब तो ये मैं आगे बढ़ के कहूंगा कि हमारे पास अब तो एफिकेसी और सेफ्टी तीनों का डेटा आ चुका है, क्योंकि 17 करोड़ तो हिंदुस्तान में लग चुके हैं, 77 मिलियन यूएस में हो चुके थे, ये 1 महीने पहले का डेटा बता रहा हूं। और इसलिए कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट आए हैं, लेकिन जो जिसको वैक्सीन डेमोग्राफी कहते हैं, यानी जो ट्रायल में हमको मिला था परसेंटेज, उससे ज्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से वैक्सीन बनी गई जल्दी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेफ्टी कंप्रोमाइज हुई है, ये हमारा यकीन है। अब तो और यकीन बढ़ गया है। मतलब आपका कहना है कि तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हुए और उसके बाद ही उसको मार्केट में रिलीज किया गया? जी, सिवाय एक के। जनरली ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो आम तौर पे नहीं होता है, इसीलिए वैक्सीन के अप्रूवल को 3-3, 4-4 साल लगते हैं। मैं ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा लोगों को कि ये गलत बात है। मेरी खुद वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लें, प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान टाइप करेंगे तो आ जाएगा। ये वैक्सीन टाइमलाइन का एक लंबा वीडियो हमने बनाया है कि भाई वैक्सीन कैसे कैसे बनती है, ठीक है। अभी जो सिर्फ एक चीज बाईपास हुई है कि जो पहले 4-4, 5-5 साल लगते थे वैक्सीन के अप्रूवल के लिए, उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तौर पर उन्होंने जल्दी से उसको कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही यानी अनसेफ थी और मार्केट में आ गई, नहीं, बल्कि एनिमल्स पे भी ट्रायल हुए हैं, ह्यूमंस पे भी ट्रायल हुए हैं और फेज 3 ट्रायल भी हुए हैं, यानी लार्ज क्वांटिटी में, और उसके बाद ही वैक्सीन लाई है। उसके बाद अब तो खैर हमारे पास फील्ड का भी डेटा आ गया। तो अब ये कहना कि वो सेफ नहीं है, मेरे ख्याल से ये एक नॉलेज की जिसको हम उर्दू में इल्मी बदयानती, यानी जिसको हम हिंदी में उसके लिए कोई कहें, यानी एक नॉलेज गैप नहीं है इसमें, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये सेफ है। जी,
ख्वाजा साहब, you'd like to add something to that? बस यही एक मैसेज भी ये देना चाहिए लोगों को कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा ले लेना चाहिए। प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये जो सारी जो सोशल मीडिया पे मिथ चल रही है कि इसके वैक्सीन लेने के 2 साल के बाद में लोग मर जाएंगे, ये सारी गलत बातें हैं, अफवाहें हैं। इसको उस पर ध्यान नहीं देके ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ने सारा अवेलेबल करवाया, इतने एफर्ट्स लग रहे हैं इस पे, तो हमने लेकर सेफ हो जाना चाहिए। बाकी की तो वही है, कौन कब उठेगा कोई नहीं जानता, वो सारी चीजें हैं अपने साथ। जी, तो ये एक जी। मैसेज पब्लिक के लिए आपके माध्यम से ये दिया जा सकता है जी, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैक्सीन से बेनिफिट ले, लगवाएं और अपना ख्याल रखें, सेफ्टी ले, सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते रहें, डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश करते रहे हैं, दूरी बनाते रहे, ये सारी चीजें भी मतलब आप दोनों की बातों से मैं निचोड़ निकाल सकता हूं कि भाई नंबर 1 वैक्सीन आर सेफ, तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए और उसके बाद ही मार्केट में रिलीज़ किए गए हैं, और सेकेंडली वैक्सीन सेफ है, ऑथेंटिक है और आपकी सुरक्षा के लिए है, राइट? यस। बिल्कुल बिल्कुल। जी। फिर आप मैं दोनों इसमें एक और से एक चीज, जी ये ल्यूक मोंटेग्नियर का जो एक फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हैं और हमारे साइंटिफिक हल्के में बहुत बड़ा नाम है उनका, हाँ। अगर आप उसके ताल्लुक से अगर आगे बात करना है तो हम करेंगे, लेकिन 1-2 मिनट में मैं ये बताना चाहूंगा बिल्कुल। कि ल्यूक मोंटेग्नियर ने ल्यूक मोंटेग्नियर ने जो कहा वो बेसिकली इम्यूनोलॉजी का एक सिद्धांत है, उसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट एडी कहा जाता है। अगर आप एडी के ताल्लुक से पूरा लिटरेचर उठाएं साइंटिफिक, तो उसमें इबोला वायरस के अलावा एक जो सार्स वायरस है जो कि एनिमल के थ्रू आता है, उसमें भी एडी देखा गया है, ठीक है। इसलिए ल्यूक मोंटेग्नियर ये नहीं कह रहे थे कि 2 साल के बाद सब मर जाएंगे, ये तो खैर सबने अब पुष्टि कर दी है। वो जो फ्रेंच में कह रहे थे वो बेसिकली एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट के बारे में कह रहे थे। अब एडीई के सिलसिले में ये मैं बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीन हैं उनमें सबसे पहले एडीई ही देखा गया था, और जो लोग लिटरेचर पे डायरेक्ट नजर रखते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट रिसर्च पेपर्स को हमको देखना होता है, बीइंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट या बीइंग पैथोजन इवोल्यूशन बायोलॉजिस्ट, हम हार्डकोर रिसर्च देखते हैं ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी के वाला, हमको हार्डकोर रिसर्च देखनी पड़ती है। तो हार्डकोर रिसर्च में उन लोगों ने सबसे पहले वैक्सीनेशन में जो सबसे बड़ा सवाल था, और 1-1.5 महीना लग गया उसको सरपास करने में लिए कि भाई क्या सार्स की जो वैक्सीन हम बनाएंगे, जो कि बेसिकली एक एपिटोपल प्रोटीन है, बाहर का प्रोटीन है उसका, जिसको हम सरफेस प्रोटीन कहते हैं, उसके तो कहीं वो एडी तो नहीं हो जाएगा, एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट तो नहीं होने लगेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जानवरों को इन्फेक्ट कराया, उसके बाद उन्होंने उनको फिर से ट्रीटमेंट दिया, और उसके बाद दोबारा उसी वायरस से इन्फेक्ट किया, यानी वैक्सीन देकर के फिर दोबारा इन्फेक्ट किया। अगरचे के एडी होता तो वो लोगों ने मर जाना चाहिए था, वो जानवरों ने, लेकिन कोई नहीं मरे। इससे ये साबित हो गया कि एडी का फेनोमिना करंट सार्स कोवी-2 में नहीं देखा गया। तो मोंटेग्नियर जो कह रहे थे वो सिद्धांतिक, यानी जिसको सिद्धांतिक लेवल पे हम कहेंगे, यानी सिद्धांतिक लेवल पे, एट द लेवल ऑफ प्रिंसिपल इट वाज राइट, बट विद सार्स कोवी-2 इट इज रॉन्ग। जी जी सर, एक और जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि टेस्ट की बात करें अगर हम, तो 2 टाइप के टेस्ट जनरली ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूलर टेस्ट और एक सीरोलॉजिकल टेस्ट, तो इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस कैसी रहती है? जी, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट जनरली कम रिलायबल हैं आरटीपीसीआर से, यानी मॉलिक्यूलर लेवल के टेस्ट जी। लेकिन मॉलिक्यूलर टेस्ट भी काफी वेरिएबल हैं। देखिए होता क्या है कि जो मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं वो इंतहाई सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव टेस्ट होते हैं। आपकी पाइपेट जोर से दब गई, थोड़ा सा मॉलिक्यूल ज्यादा चला गया, थोड़ा सा समझ लीजिए रिएक्टेंट ज्यादा डाल दिया, आपने मशीन को प्रोग्राम सही नहीं किया, आपने स्टैंडर्डाइज नहीं किया, आपने प्राइमर का कॉन्सेंट्रेशन सही से नहीं रखा, हर चीज आपके रिजल्ट पे इफेक्ट डालेगी। और यही हुआ असल में। देखिए मॉलिक्यूलर लेवल की टेस्टिंग में हम सब जानते हैं कि 1 लीटर का 1,00,000वां हिस्सा डलता है, एक एमएल का 1,00,000वां हिस्सा प्राइमर अब डालते हैं। अब बोलिए 1 एमएल का 1,00,000वां हिस्सा, तो जाहिर सी बात है जरा सी गड़बड़ से काफी सेंसिटिविटी होती है। इसीलिए हम समझते हैं कि एंटीजन पहले करा लिया जाए इमीडिएटली, फिर उसके बाद एचआरसीटी बेस्ट प्रोटोकॉल है, क्योंकि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में भी काफी बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव और बायोलॉजिकल फॉल्स नेगेटिव आता है। सर आज दुनिया में करीब करीब 500 मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं और उसमें से 200 अप्रूव भी है WHO द्वारा, तो इन 200 टेस्ट में से बेस्ट कौन सा है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? जी मेरे ख्याल से देखिए बहुत सिंपल होता है, लोगों ने इसको काफी कॉम्प्लेक्स किया है। शर्मा साहब को बहुत अच्छा सवाल है ये, वो इसलिए कि बहुत मतलब जो काफी हमारे साइंटिफिक लोग भी थे उनकी तरफ से भी सवाल मुझे बार बार आया।
हम ये मानते हैं कि सिंपल है। देखिए, वायरस के अंदर से ऐसी जेनेटिक सीक्वेंस निकाली गई है जो किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ये यूनिक है वायरस के लिए, सार्स कोव। जी जी उस सीक्वेंस का प्राइमर बना लिया गया है, वो सब अवेलेबल है। उस प्राइमर को यूज करते हुए हम एक खास तरीके की रिएक्शन लगाते हैं। अगर वायरस मौजूद है आपके सैंपल में तो ये प्राइमर जाके बाइंड हो जाता है, ये बाइंड होकर उसको एम्पलीफाई करके बहुत सारा बताता है। जब आप देखते हैं तो मशीन वो को डिटेक्ट कर लेती है और आप बता देते हैं कि भाई इस सैंपल में वायरस है। तो सबसे बेस्ट टेस्ट जो प्राइमर बेस्ड टेस्टिंग है, जिसको मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो प्राइमर बेस पे ये सार्स कोवी-2 की टेस्टिंग करते हैं। और ये सिंपल पीसीआर है जिसको हम बोलते पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आरटी-पीसीआर इसलिए कि रियल टाइम में होता है, यानी आपको बता देता है कि कितनी कॉपी वायरस। सर फिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्लाज्मा डोनेशन के बाद लोग बोलते हैं कि उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, तो हाउ फार इज इट राइट? एक्चुअली इट इज रॉन्ग। देखिए, 1 साल पहले मेरे वीडियो देखेंगे आप कुछ तो मैंने उसी टाइम कह दिया था। देखिए, चाइना, ब्राजील और यूएस हमसे पहले बहुत भयंकर तरीके से ये लोगों को मतलब इनको यहाँ पर इनके यहाँ कोविड का हैवॉक फैला था। जब वहाँ इनिशियली कन्वेंसेंट थेरेपी बोलते हैं, जो कन्वेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी जब लॉन्च हुई तो थोड़े दिनों के बाद ही, 1-1.5 महीने के बाद ही उन्होंने अबेंडन कर दी। समहाउ हमारे यहाँ वो चलता रहा। और मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजिंग या नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनती है किसी रिकवर्ड पेशेंट में, वो कितने दिनों तक रहती है, फिर किस टाइप का स्ट्रेन कौन से पेशेंट को इन्फेक्ट कर रहा है, हमको नहीं मालूम। इसलिए एंटीबॉडी थेरेपी पहले से भी प्रॉमिसिंग नहीं थी। इसीलिए सबसे पहले यूएस ने, उसके बाद चाइना और ब्राजील, तीनों ने एक के बाद एक इसको ड्रॉप किया अपने रिजीम से, इसको ट्रीटमेंट रिजीम कहते हैं। लेकिन हमारे आते आते कई वक्त लग गया और बहुत सारे लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं है। तो ये समझना है कि नहीं प्लाज्मा नहीं मिल रहा था इसलिए इसको निकाल दिया, या रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था इसलिए निकाल दिया, ये गलत बात है। आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन एफिकेसी नहीं रही इस वजह से। जी, एफिकेसी नहीं रही, कभी भी नहीं थी, अभी भी नहीं रही। लेकिन क्या होता है, देखिए एक बात मैं शर्मा साहब से उसके साथ कह दूंगा कि मरता क्या ना करता देखिए होता है, या डूबते को तिनके का सहारा। बस इब्तिदा में जब स्टार्टिंग में जब वायरस आया तो सारे साइंटिफिक कम्युनिटी का इंक्लूडिंग डॉक्टर यही अप्रोच था कि जिससे जितना फायदा हो। सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो क्विकली मैं ख्वाजा सर से पूछना चाहता हूँ कि वैक्सीन लेने के बाद चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकंड डोज हो, कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो शुड इट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न या फिर बाद में निश्चिंत रहे? नहीं, ये देखिए, जिस तरह से सारे वैक्सीन के देने के बाद में हल्का सा फीवर, हेडेक वगैरह होता है, तो वैसा ये होता है और होना भी चाहिए। क्योंकि वैक्सीन के रूप में अगर हम कुछ वायरस या वायरस जैसा सब्सटेंस बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको रिएक्शन तो होना भी चाहिए जिस तरह से होता है। लेकिन उसके बारे में लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद वो इन्फेक्शन हो गया, कोविड के सिम्टम आ गए, ये बात गलत है। हल्का सा फीवर, हेडेक होता है और वो मेडिसिन लेने से, पैरासीटामोल लेने से और नहीं भी लेने से वो 1-2 दिन में इफेक्ट खत्म हो जाता है, और उसमें ऐसी बात नहीं है, उससे डरने जैसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सर। एंड दोनों की तरफ से एक मैसेज मिल जाए मेरे को। ओके, तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि वो एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे वैक्सीन ले। वैक्सीन के ताल्लुक से जितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं उसके लिए मेरा नाम टाइप करके देख लें, आप सब मिल जाएगा। वैक्सीन अभी तक बिल्कुल सेफ है। जो कुछ भी एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं वो वैक्सीन डेमोग्राफी के लिमिट में है और हमारे लिए बेहतर है कि हम वैक्सीनेट होकर के अपने लाइफ की तरफ चले, जो भी प्रिकॉशन लेते रहें और ये ना समझे कि वैक्सीन खराब है वगैरह। जी, रिजवान अपना कोरोना से डरना भी नहीं है, उसका मुकाबला करना है अपनी अच्छी इम्यूनिटी के साथ में, सतर्क रहना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस ऑन दिस वर्चुअल इंटरव्यू बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।